तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपनी एच की पूरी यूनिट 2। अब देखो, जो हमारा ATP वाला चैप्टर है उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि वहाँ से हमारा मोस्टली एक ही क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर हो सकते हैं, सभी को हम लोगों ने कोशिश की है कवर करने की। देखो, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे हमारा स्टमक के बारे में फुल डिटेल टॉपिक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन फुल डिटेल ले लो, लिवर हमारा फुल डिटेल, पैनक्रियाज फुल डिटेल, मतलब सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी डिटेल में और लॉन्ग में देखने को मिल जाएगा। देखो, कंटेंट बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो रात के बज रही हैं 3:30 और हम लोग यहाँ पे, अब आपके पास तो वीडियो शायद सुबह पहुँचेगी, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाना जब भी वीडियो पहुँचती है। बाकी हम लोग यहाँ पे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखो, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग आखिर खाना खाते क्यों हैं। यानी हम लोग देखो डेली जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड आप लोग खा रहे हो, आखिर उसको क्यों खा रहे हो। देखो, आप लोग खाना इसलिए खाते हो ताकि आप लोग को उससे मिल सके एनर्जी, जिससे आप लोग अपने डेली के टास्क परफॉर्म कर सको। डेली जितना भी काम करते हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। यानी अगर हम लोग अपने फूड के अल्टीमेट गोल की बात करें तो हमें अल्टीमेट गोल होता है हमारा एनर्जी। अब ये बताओ कि ये फूड से एनर्जी आखिर मिलेगी कैसे। देखो, फूड से एनर्जी तब मिलेगी जब ये जो हमारा फूड है, ठीक है, जब ये हमारा जाएगा सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारा सेल है इसी के अंदर तो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा खाना है ये हमारा सेल के अंदर आखिर जाएगा कैसे। अब देखो, हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें मेनली हमारा क्या क्या रहता है। देखो, हम लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, हमारा प्रोटीन रहता है, और हमारा क्या रहता है, और हमारा रहता है फैट, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, देखो ये ना काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो ये डायरेक्टली हमारी सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। तो अब आखिर सेल के अंदर ये एंटर कैसे करेंगे? तो सेल के अंदर ये तब एंटर करेंगे जब हम लोग इसको यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यानी ये जो हमारे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे, तब जाके क्या होगा, ये हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। और उसके बाद क्या होगा, सेल हमारा जो है इनसे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। सो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। देखो, सबसे पहले समझो, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईटिंग फूड इज टू गेट न्यूट्रिएंट्स। देखो, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेल के पास जाएंगे और सेल क्या करेगा, उनसे एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। सो यहाँ पे देखो क्या है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन एंड द सिस्टम दैट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, यहाँ पे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी बड़ा बड़ा सा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में खाते हैं जो भी, तो उनको यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे और एब्जॉर्बल, यानी कि ऐसे फॉर्म में बदल देना जो कि हमारी सेल के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और जो भी सिस्टम ये डाइजेशन का काम करते हैं उसी को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपली ब्रेक डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। देखो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपली समझो, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, ये अल्टीमेटली क्या होगा। देखो, अल्टीमेटली ये हमारे स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएंगे। लाइक हमारा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा। और हमारा फैट हमारा क्या होता है, लिपिड्स होता है। तो लिपिड्स किस में ब्रेक होते हैं, हमारे फैटी एसिड्स में ब्रेक होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल्स में ब्रेक होते हैं। और ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे किस में, मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक हो जाएंगे। सो देखो, यहाँ पे इन सब का जो ब्रेक डाउन है, और उसके बाद यहाँ से हमारा क्या होगा, जो भी हमारा विटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा वाटर होता है, सो इन सब का यहाँ पे अल्टीमेटली जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है वो होता है हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम लोग उसको यहाँ पे समझें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा GIT होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वही होता है हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमारा शुरू होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माउथ से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे एनस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे माउथ से लेके एनस तक का जो भी एरिया होता है ये पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग के अपने एक जनरल ओवरव्यू की बात करें, देखो सबसे पहले हम लोग एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर हमारा होता क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, वैसे देखो आप लोग को पता है बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी डिटेल में इसी सबको देखना है।
देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कुछ भी खाना आया, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको कंज्यूम किया, तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, माउथ में, ठीक है। अब देखो माउथ से होते हुए खाना हमारा सबसे पहले जाता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। देखो ये एरिया होता है हमारा, ये होता है हमारा यहाँ पे स्टमक, ठीक है। एंड स्टमक से हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से एट लास्ट में जो एनस होता है वहाँ से हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और इन सारे रास्तों में देखो जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने से, ठीक है, जैसे हम लोग जो भी फूड खाते हैं तो देखो उसमें सारा तो होता नहीं है न्यूट्रिएंट्स, हमारा कुछ ही अमाउंट में होता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस पूरे रास्ते में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो ये होता है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ अपने पार्ट्स की बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हो जाता है हमारा यहाँ पे माउथ, ठीक है, और माउथ के बाद यहाँ से हमारी एक फूड पाइप निकली हुई होती है, जिसमें हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हो जाता है हमारे यहाँ पे फारिंग्स, और नीचे वाला पार्ट हमारा हो जाता है ईसोफेगस। एंड यहाँ पे देखो जो हमारी माउथ है तो यहीं पे हमें जो है कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। देखो सबके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी बस आप लोग ओवरव्यू तो देख लो। और यहाँ पे देखो हमें जो है देखने को मिलता है हमारा लिवर, और लिवर के नीचे होता है हमारा यहाँ पे स्टमक, और यहाँ पे देखो लिवर और स्टमक के पीछे हमें देखने को मिलता है पैनक्रियाज, और देखो यहीं पे लिवर की बहुत छोटा सा यहाँ पे हमें एक गाल ब्लैडर भी देखने को मिलता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फिर आता है हमारे यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एट लास्ट में यहाँ पे हमारा रेक्टम, और ये हमारा हो गया एनस। सो ये होता है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब हम लोग यहाँ पे इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने स्टेजेस ऑफ डाइजेशन के बारे में, यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, देखो काफ़ी सिंपल है। पहला स्टेज होता है हमारे यहाँ पे इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है रिसीविंग ऑफ फूड, यानी कि जब आप लोग यहाँ पे खाना खाते हो तो उस खाने को यहाँ पे जैसे जब खा ही रहे हो, ठीक है, जब माउथ में गया है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। और उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि जब आप लोगों ने खाना खा लिया तो जब यहाँ से हमारा मूवमेंट करते करते हमारे स्टमक में जाता है, सो इस पूरे एरिया में देखो क्या होता है, हमारे खाने का मूवमेंट होता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो होता है हमारे यहाँ पे डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, अब देखो डाइजेशन हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। अब डाइजेशन में सिंपली क्या होगा, हमारे खाने का ब्रेक डाउन होगा, यानी ये जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो खाना खा रहे हैं इसका यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। देखो वही तो मेन डाइजेशन ही है। अब डाइजेशन दो टाइप का होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है जहाँ पे हमारा जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब हम लोग यहाँ पे खाने को, देखो सबसे पहले हम लोग खाना मुंह से खाते हैं तो दांतों से ही चबाते हैं। जब दांतों से हम लोग खाना चबा रहे होते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फूड को यहाँ पे ब्रेक ही तो कर रहे हैं। तो सबसे पहला ब्रेक डाउन हमारा मुंह के अंदर ही चालू हो जाता है, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। एंड उसके बाद जो खाना हमारा यहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर पहुँचता है, तो स्टमक के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसका केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो ये केमिकल ब्रेक डाउन हमारा इंटेस्टाइन में भी चलता रहता है, एंड एट लास्ट में देखो इंटेस्टाइन में हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो इंटेस्टाइन तक हमारा यहाँ पे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। अब डाइजेशन के बाद आता है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में देखो क्या होता है, अब हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा खाना है जिसको हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया था, अब ये हमारा जो है बहुत सिंपल स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, हमारे जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेना है। सो यहाँ पे होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा मेनली हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन हमारा मेन एब्जॉर्प्शन की साइड होती है। एंड एट लास्ट में हो जाता है हमारा एक्सक्रीशन, यानी देखो अब यहाँ पे जो हमारा खाना था जो जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यानी जो चीज़ हमें ज़रूरत थी हमारी बॉडी को उसने बॉडी ने ले ली। अब जो बचा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, यानी उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो अब उसका होता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन होता है हमारे यहाँ पे एनस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट आता है और उसके बाद एनस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो ये होती है हमारी यहाँ पे एक सिंपल सी डाइजेशन की प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो जीआईटी तो आप लोगों ने देख लिया, अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली देखो ये जो हमारा लिवर होता है, गाल ब्लैडर हो गया और हमारा पैनक्रियाज हो गया, और देखो ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, इनको हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारी कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं।
बाकी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग अपने मेजर ऑर्गन्स की बात करें जो कि हमारे जीआईटी में होते हैं, तो मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे यहाँ पे देखो माउथ, सबसे पहले हमारा माउथ हो गया, ठीक है, ये माउथ एरिया, फिर हमारा फारिंग्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा ईसोफेगस, तो यहाँ पे ईसोफेगस हो गया, एंड उसके बाद हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एट लास्ट में फिर हमारा रेक्टम एंड एनस। सो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने माउथ के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे माउथ के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और देखो ये हमारे डेफिनेटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। और उसके बाद देखो माउथ में हमें क्या होता है, अपर एंड लोअर लिप्स देखने को मिलती हैं, है ना, जो कि हमारे माउथ को सराउंड करके रखती हैं। द माउथ मेनली कंसिस्ट ऑफ लिप्स। अब देखो हमारे माउथ में मेनली हमारा क्या क्या आ जाता है, लिप्स, चिक्स, गम, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारी माउथ के अंदर आ जाती हैं। द स्पेस बिटवीन गम्स एंड चीक्स इज नोन एज वेस्टिब्यूल। यहाँ पे देखो जो हमारा गम्स और चीक्स आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। अब यहाँ पे देखो जो हमारा माउथ का अंदर वाला पार्ट होता है, तो आप लोग जब अपनी टंग को जब ऊपर लेके जाते हो, ऊपर छुआते हो जहाँ पे, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पैलेट, ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो ये जो पैलेट का फ्रंट वाला पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। सो ये होते हैं हमारे यहाँ पे माउथ के कुछ। देखो यार ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। और बाकी स्क्रीन पे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर से आप लोग चीज़ें समझते जाओ। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टीथ के बारे में, तो देखो टीथ हमारे, अब देखो ये जो हमारा माउथ है, तो मेनली उसके अंदर हमारा क्या होता है, टीथ होता है और टंग होता है। तो टीथ के बारे में बात करें तो टीथ मेनली परफॉर्म्स द मैकेनिकल डाइजेशन। यानी हम लोगों ने जो अभी देखा था ना, डाइजेशन हमारे दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल कौन परफॉर्म करता है, हमारा टीथ। सबसे पहले खाने को कौन ब्रेक करता है, हमारा टीथ ही तो करता है। दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज। देयर आर टोटल 32 टीथ इन अवर माउथ। देखो यहाँ पे हमारे अगर एक जनरल वे में बात करें, देखो कि कुछ लोगों में यहाँ पे इससे कम भी देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे 32 टीथ देखने को मिलते हैं हमारे माउथ के अंदर। जिसमें से हमारे होते हैं, देखो ये हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारा इंसीजर्स हो गया, कैनाइंस हो गया, सो और प्री मोलर्स, मोलर्स, तो ये सारे हमारे कुछ होते हैं टीथ। और टंग की बात करें तो यहाँ पे देखो, द टंग लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। यहाँ पे देखो ये हमारे माउथ के नीचे वाले हिस्से में होती है, ठीक है, तो हम लोग फ्लोर बोल सकते हैं। इट इज अटैच्ड विद द हायोइड बोन। और ये हमारी देखो जो हमारी टंग है वो हमारी पीछे से कहाँ से अटैच होती है, हमारी हायोइड बोन से। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इट मिक्सेस सलाइवा इनटू फूड एंड कन्वर्ट इनटू, और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे यहाँ पे बोलस। सो यहाँ पे देखो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने खाना खाया, तो हम लोगों ने क्या खाया, हम लोगों ने खाना खाया। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो फूड हम लोग खाते हैं ना, तो जैसे हमारा ये माउथ से नीचे जाता है, यानी हमारे ये फारिंग्स में जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है हमारे बोलस में। अब बोलस क्या होता है, देखो बोलस कुछ नहीं होता है, ये जो फूड है ना, इसमें हमारा जो सलाइवा है उसको मिक्स कर देते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा माउथ है, यहाँ पे होता क्या है, हमारे फूड के साथ सलाइवा का मिक्सचर हो जाता है, और फूड और सलाइवा के मिक्सचर को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जो कि हो जाता है बोलस। अब देखो सलाइवा का सिक्रीशन कौन करता है, सिक्रीशन करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, और यहाँ पे मिक्स कौन करता है, मिक्स करता है हमारे यहाँ पे टंग, ठीक है। सो ये काफ़ी एक सिंपल सी चीज़ थी। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अभी जब हम लोग अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखेंगे तब देखेंगे। देखो सब कुछ यहाँ पे आज ही की वीडियो में कवर करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इट कंटेन्स टेस्ट रिसेप्टर। अब देखो टंग में हमें जो है बहुत अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर। देखो ये तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो टेस्ट हमारा टंग ही होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, दो बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फारिंग्स के बारे में। सो यहाँ पे देखो फारिंग्स क्या होता है, देखो फारिंग्स यहाँ पे जो हमारा जस्ट अपर वाला एरिया होता है तो फारिंग्स बोलते हैं। इट इज़ द मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट लाइज बिटवीन द माउथ एंड ईसोफेगस। तो यहाँ पे देखो जो हमारा माउथ और ईसोफेगस है, इसके बीच में हमारा फारिंग्स हमें देखने को मिलता है। इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो ये जो हमारा फारिंग्स है ना, ये अभी देखो अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखो एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारी सांस लेने में मदद करता है, यानी जो हम लोग रेस्पिरेशन का काम करते हैं।
सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा नोज से आपकी ट्यूब आ रही है, ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेशन का काम करती है, और ये जो माउथ से आ रही है ये हमारी डाइजेशन का काम करती है। सो यहाँ पे देखो फारिंग्स क्या होता है, ये हमारा कॉमन पासवे होता है, यानी देखो ये फारिंग्स हमारा एक तरफ तो ओएसोफेगस में भी खुलता है, और देखो एक तरफ यहाँ पे अभी हम लोगों ने नहीं बनाई है क्योंकि ये देखो ये हमारे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। सो यहाँ पे देखो ये जो फारिंग्स है ना, ये हमारे ट्रैकिया में भी ओपन होती है और ये हमारी ईसोफेगस में भी ओपन होती है, यानी ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट होती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोट, यानी फारिंग्स को हम लोग थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। इट पासेज द बोलस इनटू ईसोफेगस। देखो ये जो हमारा फूड था जो कि बोलस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये हमारा फारिंग्स क्या करता है, इसको यहाँ पे ईसोफेगस के पास पास कर देता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस मेक श्योर द पाथवे ऑफ फूड फ्रॉम फारिंग्स टू ईसोफेगस। देखो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो फारिंग्स है ये हमारा कॉमन पाथवे है, यानी कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक में भी ओपन होता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी ओपन होता है। अब मान लो जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, अब ये खाना ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए, हमारे जो है ईसोफेगस में ना आके ट्रैकिया में घुस जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसका बचाव कौन करता है? सो होता क्या है कि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एक हमारा जो है एक हमारी स्विच टाइप की होती है, एक हमारा ढक्कन टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस करता क्या है, देखो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब आप लोग खाना खाते हो तो ये हमारे यहाँ पे इस ट्रैकिया वाले पार्ट को बंद कर देता है और यहाँ पे हमारे ईसोफेगस वाले पार्ट को ओपन कर देता है, जो कि यहाँ पे ये हमारा इंश्योर करता है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं ये हमारा सिर्फ ईसोफेगस में जाए, हमारे ट्रैकिया में ना जाए। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लोग खाना खाते हो तो जब आप लोग खाना खा रहे हो उस टाइम आप लोग सांस नहीं ले सकते हो। अब इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस हमारा जो है पाथवे को इंश्योर करता है कि हमारा जो है फारिंग से ईसोफेगस में ही जाए, हमारा ट्रैकिया वगैरह में ना चला जाए। एंड उसके बाद बात करें तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो ये जो फारिंग्स है ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। देखो यहाँ पे ये जो फारिंग्स है तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो नोज वाला एरिया होता है, यानी कि नोज के पास वाला एरिया हम लोग बोल देते हैं नेजोफैरिंग्स। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा ईसोफेगस के पास जो एरिया होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ओरोफैरिंग्स। और जो हमारा लारिंग्स, यानी कि लारिंग्स यहाँ पे होता है, एक हमारा लारिंग्स होता है, तो लारिंग्स के पास वाले एरिया को हम लोग बोल देते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। देखो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को फिगर से क्लियर हो रही होंगी, आई होप सो। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ईसोफेगस के बारे में, तो यहाँ पे देखो ईसोफेगस हमारा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस को ही हम लोग यहाँ पे मेनली अपना फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पाइप हमारी एक और भी होती है, ठीक है। अब हो सकता है हमारा रेस्पिरेटरी टाइप की भी पाइप होती है, तो इसीलिए ईसोफेगस को हम लोग मेनली बोलते हैं फूड पाइप। नाउ इट इज़ अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज फूड फ्रॉम फारिंग्स टू स्टमक। यहाँ पे देखो ये ईसोफेगस क्या करता है, ये जो फारिंग से हमारा फूड आ रहा है, अब फूड डेफिनेटली हमारा बोलस के फॉर्म में ही है, तो ये इस बोलस को यहाँ पे फारिंग से कहाँ लेके जाता है, हमारे स्टमक के अंदर लेके जाता है, ठीक है। और इट लाइज बिटवीन ट्रैकिया इन फ्रंट एंड वर्टिब्रल कॉलम एट बैक। तो देखो फ्रंट में ये हमारा ट्रैकिया के पास होता है, यानी कि ये जो देखो ये जो हमारा ट्रैकिया है तो फ्रंट में हमारा इसके पास होता है, और जो इसका बैक साइड होता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम के पास होता है। वर्टिब्रल कॉलम पता है ना, रीढ़ की हड्डी। No digestion takes place in esophagus and since digestive enzymes are absent। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ईसोफेगस है ना, यहाँ पे हमारा कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम लोग खाना माउथ से खाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे ही हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मेनली डाइजेशन होता किसका है, यहाँ पे हमारा बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च हमारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। और कैसे होता है, ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारा सिक्रेट करती हैं कुछ एंजाइम्स जो कि इस स्टार्च का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन देखो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है। मेनली हमारा जो भी डाइजेशन है और जो भी एब्जॉर्प्शन है वो सारा का सारा हमारा स्टमक और इंटेस्टाइनल एरिया में ही देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग बात करें तो हमारा जो ईसोफेगस है वो हमारा कहाँ ओपन होता है। अब देखिए तो ये जो हमारा ईसोफेगस है ना, तो यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा, पर ये हमारा पीछे से देखो हमारे स्टमक में
इस तरीके से हमारे स्टमक में ओपन होता है, ठीक है। सो ये हमारा स्टमक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टमक के बारे में। अब देखो स्टमक से आप लोग का जो है डायरेक्टली अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा थोड़ा सा जे शेप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो जे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हमारा एक जे टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो यहाँ पे जे शेप्ड और पाउच लाइक होता है, यानी कि थोड़ा सा पाउच जैसा होता है। इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में होता है। और कैपेसिटी की बात करें तो 30 ml से लेके 1.5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। और इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव फ्लूइड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। देखो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा स्टमक है ना, इसी के अंदर हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। मतलब बहुत सारे नहीं, हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस, ठीक है, तो डेफिनेटली ईसोफेगस से फूड रिसीव करता है। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस इनटू बोलस एंड कन्वर्ट इनटू काइम। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखो ये हमारे स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना बहुत सारे होते हैं एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं, देखो अभी क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारा फूड में सिक्रीट हुआ था सलाइवा, और ये कन्वर्ट हो गया था बोलस में। अब यही बोलस तो हमारा यहाँ पे स्टमक के अंदर पहुँचा। अब स्टमक क्या करेगा, स्टमक करेगा कि ये इस बोलस में यहाँ पे हमारा सिक्रीट कर देगा अपना गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अभी गैस्ट्रिक जूस का हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन। सो अब क्या करेगा, ये बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिलके हमारा बना लेंगे हमारा काइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन हो जाता है काइम का। तो जो फूड हमारे स्टमक के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम, ओके। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी वॉल्स ऑफ स्टमक की, तो देखो वॉल ऑफ स्टमक की बात करें तो हमारी 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। देखो जैसे ये हमारा स्टमक है तो इसकी वॉल यानी ये जो ऊपर वाली लाइनिंग है, तो अगर डिटेल में जूम करके देखें तो यहाँ पे देखो हमें 4 लेयर देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी आउटर वाली हो गई, हमारी बीच वाली, फिर ये हमारी 3rd हो गई, और ये हमारी 4th। सो यहाँ पे देखो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरोसा। यानी कि जैसे ये मान लो अगर आउटर मोस्ट है, चलो ये इसको हम लोग बोल देते हैं सेरोसा। और देखो जो हमारी उसके बाद होती है उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे हमारी मस्कुलरिस हो गई, और उसके बाद हमारा सब म्यूकोसा, और एट लास्ट में आ जाती है हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा है ये मेनली हमारे म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब म्यूकस क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी हम लोग देखेंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पार्ट्स ऑफ स्टमक के बारे में, तो देखो स्टमक को हम लोग यहाँ पे 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कार्डियक, देखो ये जो ऊपर का इतना छोटा सा पार्ट होता है इसको हम लोग कार्डियक बोल सकते हैं। फिर हो गया हमारा फंडस, देखो ये इतना पार्ट हमारा फंडस हो गया। फिर हो गई हमारी बॉडी, तो ये इतना पार्ट हमारा बॉडी हो गया। और फिर हो गया हमारा यहाँ पे पाइलोरस, तो ये इतना पार्ट हमारा हो गया पाइलोरस। तो इस तरीके से हम लोग 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इन चारों पार्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इन चारों को थोड़ा सा एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कार्डियक रीजन की, यानी कि देखो कार्डियक हमारा क्या है, तो ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे देखो ये सो यहाँ पे देखो ये जो ये वाला पार्ट है इतना, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। तो ये जो हमारा कार्डियक है, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। देखो ये डायरेक्टली कहाँ से अटैच होता है, हमारे ईसोफेगस, देखो ये ईसोफेगस ही तो ऊपर जा रहा है, तो लोअर एंड यानी कि ईसोफेगस के नीचे वाले एंड से अटैच होता है। और उसके बाद इट कंटेन्स कार्डियक स्पिंक्टर, तो यहाँ पे बहुत सारे हमें कार्डियक स्पिंक्टर देखने को मिलते हैं। देखो स्पिंक्टर क्या होते हैं, स्पिंक्टर बेसिकली हमारी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होती हैं, यानी कि ऐसी मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्यों करती हैं, जैसे जो भी खाना यहाँ पे आ रहा है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, तो जब ये सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, ये जब सिकुड़ती है ना, तो ये जो खाना इसके अंदर रहता है बोलस के फॉर्म में, ये हमारे स्टमक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत सारी स्पिंक्टर मसल देखने को मिलती हैं। और इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस, अदरवाइज इट कैन कॉज हार्ट बर्न। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो ये जो खाना हमारा ईसोफेगस है, अब यहाँ से हमारा कहाँ आ रहा है, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो स्टमक है ना, अब इसके अंदर हमारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। अब देखो अभी हम लोग देखने जा ही रहे हैं, ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर मेजरली होता है हमारे यहाँ पे HCl, और HCl क्या होता है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी एक बार जो खाना हमारा स्टमक के अंदर आ गया तो उसके अंदर हमारा HCl मिक्स हो जाता है, ठीक है, यानी खाना हमारा एसिडिक हो जाता है।
अब अगर मान लो ये जो खाना हमारे स्टमक के अंदर आया है, अगर ये दोबारा ईसोफेगस में वापस चला गया तो क्या होगा, हमारे सीने में हमें जलन देखने को मिलेगी। और देखो ऐसा कभी कभी होता भी है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो बैकफ्लो है, यानी कि ये जो खाना हमारे स्टमक में आ चुका है, ये दोबारा से ईसोफेगस में वापस ना चला जाए, तो उसको यहाँ पे हमारा उससे जो है प्रिवेंट करने का काम भी हमारा कार्डियक करता है। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी हमारा मान लो बहुत फेवरेट खाना बन गया हो, या फिर कभी कभी मान लो आप लोग पार्टी वगैरह में चले गए हो और बहुत स्पाइसी कुछ अच्छा सा मिल गया हो, आप लोग मतलब खाए जा रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप लोग घर पे आते हो ना, तो अगले दिन आप लोग को एसिडिटी वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न वगैरह देखने को मिलता है, यानी सीने में जलन वगैरह होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है कि आप लोगों ने क्या किया कि जो खाना होता है, एक तो पहले से ही आप लोग स्पाइसी खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब ये जो खाना है, अब आप लोग क्या है कि ज़्यादा खाए जा रहे हो, मतलब ज़्यादा जब आप लोग खाते हो तभी मेजरली ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आप लोगों ने क्या किया कि हाईली एसिडिक फूड है पहली बात, और उसको खाए जा रहे हो, ज़्यादा खाए जा रहे हो। अब स्टमक का एरिया देखो क्या होगा, धीरे धीरे तो हमारा फुल हो जाएगा। जब फुल हो जाएगा तो क्या होगा, फुल हो जाएगा तो अगर उसके बाद भी खाओगे तो ये खाना हमारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारे ईसोफेगस की तरफ ही तो बैक फ्लो करेगा। और जब बैक फ्लो करेगा तो पहली बात खाना खुद एसिडिक, और उसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस भी मिल गया तो और एसिडिक, तो हमारा क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। अब देखो खाना अगर एसिडिक ना भी हुआ तो अगर लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो हार्ट बर्न वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार एसिड मिक्स हो गया तो वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होगा तो जलन करेगा। तो ये चीज़ होती है। अब अगर हमारा ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। अच्छा इनो कैसे काम करता है? इनो हमारा एक टाइप का बेस होता है जो कि हमारे इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, समझ रहे हो। इनो के अंदर हमें OH देखने को मिलता है, उसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखो, इनो हमारा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फंडस। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट की, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फंडस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फंडस क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द अपर पार्ट ऑफ स्टमक। देखो ये भी हमारा कार्डियक भी अपर पार्ट है, और ये भी तो देखो अपर पार्ट ही है, यानी ये भी तो अपर रीजन में, तो ये भी अपर पार्ट होता है। फंडस कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल नोन एज चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फंडस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ये फंडस के अंदर ना हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। पहली होती है चीफ सेल, दूसरी होती है पैराइटल सेल। अब ये दोनों करती क्या है, जो हमारी चीफ सेल है ये हमारा सिक्रीट करती है बहुत सारे एंजाइम, जिसमें होता है हमारे यहाँ पे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब देखो रेनिन वैसे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे ह्यूमन में एब्सेंट होता है, लेकिन मेनली हम लोग कह सकते हैं कि 3 टाइप के एंजाइम्स ये यहाँ पे सिक्रीट करती है। और ये जो हमारी पैराइटल सेल है, यही हमारी कौन सा सिक्रीट करती है, हमारा HCl, यानी ये जो हमारे स्टमक के अंदर HCl है, ये हमारा सिक्रीट करती है हमारी पैराइटल सेल। और पैराइटल सेल कहाँ होती है, हमारे फंडस रीजन में। और यहाँ पे चीफ सेल भी हमारी फंडस रीजन में होती है। और ये सारी चीज़ें ही मिलके क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें ही मिलके हमारा गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। देखो अभी एक और चीज़ होती है, तो मतलब कुल मिला के ये सारे एंजाइम्स वगैरह मिलके हमारा गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, जिसके अंदर हमें पेप्सिन, लाइपेज, HCl और यहाँ पे गैस्ट्रिन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने बॉडी वाले पार्ट की, यानी कि देखो यहाँ पे ये यहाँ से इतना पूरा पार्ट, तो देखो क्या होता है, ये हमारे सेंट्रल रीजन में होता है, सेंटर में होता है। और उसके बाद इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। देखो लार्जेस्ट क्योंकि ये दोनों भी, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, बट ये काफ़ी बड़ा है, लार्जेस्ट होता है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड स्टोर्स फूड अंटिल इट रीचेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी यहाँ पर देखो क्या करता है, जो हमारा स्टमक है, तो बॉडी वाले रीजन में हमारा प्रोटीन डाइजेशन का काम होता है, और यहाँ पे ये फूड को स्टोर भी करता है, कब तक, जब तक वो, अब देखो एट लास्ट में क्या होगा, ये जो हमारा स्टमक है, अब ये हमारा ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक नहीं पहुँच रहा है तब तक तो हमारा यहीं रहता है, तो तब तक फूड को स्टोर भी करता है। और मेनली यहाँ पे देखो जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे यहाँ पे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, यानी स्टमक के अंदर सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को जस्ट देखने ही जा रहे हैं। हमारा एट लास्ट में जितना भी डाइजेशन है, जितना भी एब्जॉर्प्शन है, सब कुछ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें बस हमारी प्री पार्ट होती हैं, समझ रहे हो। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पाइलोरस की, तो इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। देखो ये हमारे स्टमक का लोअर, ये देखो ये रीजन हो गया हमारा पाइलोरस। इट इज़ द लोअर पार्ट, इट इज़ कनेक्टेड विद द ड्यूडोनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब ये भी हमारा फर्दर 3-4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हो गया हमारे यहाँ पे ड्यूडोनम, और उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे, मतलब ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे।
तो देखो ड्यूडोरम हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो ये हमारा जो है हमारे ड्यूडोरम से कनेक्ट होता है। और उसके बाद देखो क्या होता है, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ट्रांसफर करता है। देखो ये पाइलोरस की बात कर रही है, लास्ट वाला पार्ट, समझ लो। अब ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पाइलोरस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं जी सेल्स, जो कि क्या करती है, हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन है ये भी हमारे HCl के HCl सिक्रेशन के रेगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन प्ले करता है। अभी हम लोग जब HCl का सिक्रेशन देखेंगे कैसे होता है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नोट के देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इन द कंप्लीट एपिथेलियम ऑफ स्टमक देयर आर सो मैनी गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट दैट सिक्रीट्स म्यूकस एंड इट प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl। देखो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं इतनी देर से कि जो हमारा स्टमक है इसके अंदर हमारा HCl होता है। अब HCl क्या होता है आप लोग को पता है? HCl होता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। यानी अगर हम लोग बात करें, अगर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे ये हमारा गिर जाए, अगर मान लो हाथ पैर पे गिर जाए तो तुरंत की तुरंत वहाँ से पूरी हमारी स्किन गायब हो जाएगी, समझ लो। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि अगर हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में भी गिर जाए, समझ लो, यानी बाहर वाले पार्ट में भी, जहाँ पे हमारी बॉडी की स्किन थोड़ी सी मजबूत होती है, फिर कह सकते हो कि थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है, वहाँ पे भी अगर गिरा तो पूरा स्किन हमारी गायब हो जाएगी। तो वो आखिर हमारे पेट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि हमारी इंटरनल स्किन्स तो और ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे नाजुक सी हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि देखो ये जो हमारी स्टमक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हमारी इसके अंदर 4 वॉल होती हैं, है ना। सबसे आउटर लेयर होती है सेरोसा और सबसे इनर लेयर होती है म्यूकस। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, ये जो हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी ये जो हमारा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे फारिंग से लेके और पूरा हमारा यहाँ पे एनस तक, ये पूरे पे हमारी ये 4 लेयर देखने को मिलती है। यानी ऐसा नहीं कि 4 लेयर हमारी स्टमक के अंदर ही होती है, ये चारों लेयर हमारी पूरे के पूरे इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलती है। यानी ये जो हमारा ईसोफेगस है ये भी इसी 4 लेयर से बना है, हमारा जो इंटेस्टाइन है ये भी इसी 4 लेयर से बना है। लेकिन होता क्या है, जो स्टमक है ना वहाँ पे ये हमारी लेयर काफ़ी मोटी देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेशली जो हमारी म्यूकोसा है, तो ये हमारी जो म्यूकोसा है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन द कंप्लीट एपिथेलियम। देखो एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम मतलब एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग मतलब ये जो हमारी म्यूकोसा है ये हमारी मेनली किसकी बनी होती है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियम की बनी होती है, हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है हमारी गॉबलेट सेल्स। और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये हमारा क्या प्रोड्यूस करती हैं? हमारा म्यूकस। और ये जो म्यूकस है ना, देखो इस म्यूकोसा से क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं म्यूकस का सिक्रेशन होता है। और यही म्यूकस हमारा वो कह सकते हो कि वो कंपोनेंट है जो कि हमारे पेट को, हमारे स्टमक को, हमारे इस HCl से बचा के रखता है। यानी इस हमारे स्टमक में होता क्या है, हमारे इस म्यूकस की एक लाइनिंग होती है जिससे हमारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और ये म्यूकस हमारे स्टमक को इस HCl से बचाए रखता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि आप लोग को पता हो गया है, आई होप सो। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रोल ऑफ गैस्ट्रिक HCl, यानी कि ये जो हमारा HCl सिक्रीट हो रहा है आखिर क्यों सिक्रीट हो रहा है, यानी कि HCl को सिक्रीट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है स्टमक में। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द HCl प्लेज मेजर रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। इट इज़ सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे देखो जो हमारा HCl है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टमक है, तो यहाँ पे होती है हमारी कुछ पैराइटल सेल्स, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। और वही हमारे क्या करते हैं, इस HCl को सिक्रीट करती हैं। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो हमारे बोलस को कायम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो बोलस को, हमारे इस बोलस को कायम में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है ना। जब बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो कायम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन गैस्ट्रिक जूस में हमारा क्या होता है, हमारे सारे एंजाइम्स होते हैं, तो HCl भी तो होता है, तो ये भी हमारा हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। देखो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे हम लोगों ने क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कुछ खा रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कह सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत कड़ी वगैरह होती हैं। स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे नॉन वेज, ठीक है, नॉन वेज की, तो देखो वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसका एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन नॉर्मली हो ही नहीं सकता। सो वहाँ पे देखो ये स्टमक, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन उसका पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे बहुत नॉर्मल सा ब्रेकडाउन होगा।
उसका फाइनल ब्रेकडाउन हमारा कहाँ होता है, हमारे इस स्टमक में होता है। और स्टमक में कहाँ होता है, ये जो हमारा HCl होता है। अब HCl आप लोग को पता है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो किसी भी चीज़ को गला सकता है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हो, उसको हमारा HCl क्या करेगा, ब्रेक कर ही देगा, उसको गला देगा। तो यहाँ पे ये उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन डाइजेशन। अब देखो ये पॉइंट वैसे आप लोग अभी समझ लो, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि स्टमक में हमारा जो है एक होता है हमारा पेप्सिन, और पेप्सिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा सबसे पहले होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। और ये जो पेप्सिनोजन है ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो जब ये एक्टिव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। देखो अभी बस ऐसे समझ लो। और ये एक्टिव कैसे होता है, ये एक्टिव होता है हमारे इस HCl की मदद से। अभी हम लोग इसका एक्टिवेशन भी पढ़ेंगे। और जब ये एक्टिव होता है तो यही पेप्सिन क्या करता है, देखो हमारे खाने में जितना प्रोटीन पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब तो होते हैं। तो इस प्रोटीन को सबसे पहले डाइजेस्ट करने का काम हमारा यहाँ पे ये पेप्सिन करता है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल्सो शोज एंटीसेप्टिक एक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, अब उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो हो सकता है ना बैक्टीरिया वगैरह, तो यहाँ पे ये देखो HCl क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया वगैरह को भी एट लास्ट में किल ही कर देता है, जिससे हमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे HCl सिक्रेशन में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, या फिर बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होते हैं जिनको HCl भी नहीं किल कर पाता है, तो हमें एट लास्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है हमारे स्टमक के अंदर। अब अपने फंक्शंस ऑफ स्टमक की बात करें तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट स्टोर्स द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर लेता है फूड को। आफ्टर दैट ट्रांसफर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो जिससे क्या होता है, जिससे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इनफ टाइम मिल जाता है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो जैसा कि इतनी देर से हम आपसे बोलते हुए आ ही रहे हैं कि एट लास्ट में जितना डाइजेशन है, जितना एब्जॉर्प्शन है, ये हमारा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो यहाँ पे होना है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, तो यहाँ पे होता क्या है कि स्टमक ना धीरे धीरे इसको फूड ट्रांसफ़र करता है, ताकि ये आराम से जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सके और उससे जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, जब हमारा ये फूड को स्टोर कर लेता है काफ़ी लंबे समय तक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा इनफ टाइम मिल जाता है इस काम के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग स्टोरेज टाइम की बात करें तो देखो अगर हम लोग जनरली एक फूड की बात करें तो उसमें हमें सब कुछ देखने को मिलता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अगर हम लोग जनरल फूड स्टोरेज की टाइम की बात करें तो हमारा लगभग 4 to 5 आवर बोल सकते हैं कि हमारा फूड को ये 4 to 5 आवर स्टोर करता है। बट उसमें भी अगर हम लोग बात करें, मान लो हम लोग कुछ ऐसा खा लें जिसमें से फैट ही फैट हो, तो हमारे फैट को ये लगभग 6 से 8 घंटे तक स्टोर कर सकता है। और प्रोटीन की बात करें तो ये 4 से 5 घंटे तक, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 से 2 घंटे तक ही स्टोर कर सकता है। यानी कि देखो अगर आप लोग बहुत कुछ फैटी ऐसा खाओगे जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप लोग को भूख लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक। देखो क्योंकि खाना जितने टाइम तक स्टमक में रहेगा उतने टाइम तक हमें भूख नहीं लगेगी, जब हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में पास कर जाएगा तो हमें भूख लगने लगेगी। तो फैटी अगर कुछ ऐसा खाओगे जिसमें फ़ैट ज़्यादा है तो आप लोग को भूख कम लगेगी, अगर प्रोटीन वाला खाओगे तो उससे कम। और जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि आप लोग को इंस्टेंट तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आप लोग को भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज टाइम हमारे स्टमक में काफ़ी कम होता है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो इट हेल्प्स इन द केमिकल ब्रेकडाउन। देखो हम लोगों ने देखा ही था केमिकल, बहुत सारे हमारा केमिकल सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। HCl मेन होता है। गैस्ट्रिक जूसेज मेनली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा सबसे पहले स्टमक में ही स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे ना, क्यों परेशान हो। इट सिक्रीट्स म्यूकस दैट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम HCl। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टमक क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो कि इसको हमारे HCl से बचाता है। एंड एट लास्ट में इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम फूड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझ ही रहे होगे। और अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। यार वैसे देखो हम आपको एक सच बात बताएं तो अभी आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो नोट्स वगैरह मैंने बनाई है, तो इससे बहुत ज़्यादा हम एक्चुअल में सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी में काम करना पड़ रहा है हमें। और देखो वैसे अगर एक जनरल वे की बात करें तो हम बहुत सारी रेफरेंस बुक वगैरह और बहुत सारी वेबसाइट वगैरह से कंबाइन करके यहाँ पे कंटेंट निकालते हैं, बट अभी ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है मुझे, और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा
देखो वैसे तो कंटेंट बिल्कुल भी बेकार है नहीं और ना कम है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है नहीं, बट क्या किया जा सकता है। देखो एक्चुअल में ये नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, बट इस नोट्स को प्रिपेयर करने में लग जाता काफ़ी टाइम, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर करी ये वाली नोट्स। अभी देखो आप लोग को तो समझ में नहीं आएगा वो क्या चक्कर है, बट छोड़ो। देखो ये भी काफ़ी बेस्ट है, आप लोगों को ये कंटेंट भी जल्दी मिलेगा नहीं कहीं और, बाकी तो आप लोग को पता ही है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी यहाँ पे हमारा फूड का फाइनल डाइजेशन और फाइनल एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिवाय यहाँ पे एक चीज़ को छोड़ के, जो कि होता है वाटर, जिसका यहाँ पे होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन और सारी चीज़ों का डाइजेशन हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इट इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब whose upper part is attached to stomach while the lower part is attached with large intestine। देखो ये देखना, देखो ये होता है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी अंदर दिख रहा है, तो ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारे स्टमक से अटैच होता है ना, स्टमक के लोअर पार्ट से, ऊपर वाला स्टमक के लोअर पार्ट से। और ये जो देखो ये जब नीचे जाता है तो ये देखो ये हमारा यहाँ कुछ इस तरीके से जाके हमारे मिल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, देखो ये, और ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये बना लेती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखो ये होता है जो अपर पार्ट है वो हमारे स्टमक के लोअर पार्ट से, और जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है स्मॉल वाले, वो हमारे लार्ज वाले के फर्स्ट पार्ट से जाके ज्वाइन हो जाता है। सो ये होता है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ अटैचमेंट वगैरह। और उसके बाद हम लोग बात करें तो ये देखो ये हमारी 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है। अब देखो ये ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखो आप लोग को दिख रहा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है 6 से 7 मीटर लॉन्ग, जबकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारी सिर्फ 1 से 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। यानी यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये देखो 6 से 7 है, जबकि लार्ज वाली इससे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ 1 से 1.5। लेकिन तब भी हम लोग जो है इसको बोलते हैं स्मॉल और उसको बोलते हैं लार्ज, जबकि स्मॉल वाली हमारी लेंथ में लार्ज वाली से काफ़ी बड़ी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं, आप लोग को वैसे दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पे हम लोग लेंथ पे इसको लार्ज या शॉर्ट नहीं बोलते हैं, बल्कि हम लोग इसको लार्ज और स्मॉल बोलते हैं इसके डायमीटर पे। यानी यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसका डायमीटर हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट आप कह सकते हो डबल होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है। डायमीटर मतलब ये देखो, ये जो हमारी पाइप है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की काफ़ी पतली होती है, जबकि लार्ज की काफ़ी बड़ी होती है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको लार्ज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ मेजर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, यानी यहाँ पे हमारा मेजर डाइजेशन और मेजर एब्जॉर्प्शन होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया ड्यूडोनम, फिर हो गया जेजुनम और फिर हो गया इलियम। काफ़ी अजीब अजीब से नाम है, बट यहाँ पे देखो काफ़ी इजी है, कुछ है नहीं। बात करें हम लोग यहाँ पे ड्यूडोनम की, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे इंटेस्टाइन का सबसे अपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं। ड्यूडोनम क्या करता है, हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। अच्छा देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूडोनम एक्सेप्ट्स ओनली एल्कालाइन फूड। अब देखो ये ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो ध्यान से समझना। देखो ये था हमारे यहाँ पे कुछ स्टमक है ना, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, ये हो गया हमारा स्टमक। और स्टमक हमारा ज्वाइन हो रहा था हमारे, देखो स्टमक हमारा इस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्वाइन हो रहा था, है ना। ये हमारा कुछ बना लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा जाके लार्ज में ज्वाइन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टमक। अब स्टमक के अंदर देखो क्या हो रहा था, स्टमक के अंदर हमारा फॉर्मेशन हो रहा था किसका, काइम का। अब काइम कैसे बन रहा था, जब यहाँ पे इसमें मिल रहा था हमारा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या था, HCl। यानी अल्टीमेटली हम लोग बोले हैं तो काइम हमारा क्या होगा, काइम हमारा होगा एक हाईली एसिडिक फूड, है ना। यानी जो हमारा फूड था उसमें हम लोगों ने क्या किया, HCl मिला दिया, और HCl जब मिला दिया तो हमारा एसिडिक तो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे फ्रंट पार्ट, जो कि हमारा हम लोग बोल रहे हैं ड्यूडोनम, हाँ ड्यूडोनम। तो अब इसके ना थोड़े अलग ही नखरे हैं। अब ये कह रहा है भैया हम तो सिर्फ अल्कलाइन फूड ही रिसीव करेंगे, यानी ये जो हमारा एसिडिक फूड है ये इसको रिसीव ही नहीं करेगा। अब क्या करें, देखो ये तो फूड तो हमारा एसिडिक है, अब इसको यहाँ पे अल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट करें। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग इसको आगे भी डिटेल में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे आता है हमारा लिवर, ठीक है, हमारा आता है लिवर, और यहाँ पे आता है हमारा पैनक्रियास।
ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये इन दोनों से होती है हमारी एक डक्ट, ठीक है। डक्ट मतलब हमारी एक टाइप की नली। देखो अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस शॉर्ट में समझ लो। और यहाँ से क्या होता है, हमारा सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, ठीक है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, यानी जो लिवर है, लिवर से आता है हमारा बाइल जूस, और यहाँ पे जो हमारी पैनक्रियाज है वहाँ से आता है हमारा यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके हमारे इस एसिडिक फूड को हमारा कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एल्कलाइन फूड में। यानी यहाँ पे हमारा जो ड्यूडेनम है, यहाँ पे होता है क्या है, हमारे यहाँ पे बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा एसिडिक फूड है ये एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो इसका यहाँ पे जो भी इसकी डिमांड है एल्कलाइन फूड की, तो वो यहाँ पे पूरी हो जाती है, समझ लो। देखो अभी हम लोग देखेंगे कैसे लीवर से कौन सी डक्ट वगैरह क्या होती है। अभी मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इतना समझो कि एसिडिक एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये यहाँ पे वैसे तो शॉर्टेस्ट होता है, यानी यहाँ पे ये काफ़ी छोटा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो 6 से 7 मीटर में ये हमारा सिर्फ 10 से 11 इंच लॉन्ग होता है, काफ़ी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे वाइडेस्ट होता है, यानी सबसे, देखो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा डायमीटर है वो पतला है, काफ़ी पतला है, लेकिन उसमें भी सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो हमारा ड्यूडेनम होता है। इट इज़ अप्रॉक्स 10 to 11 इंचेस लॉन्ग, यानी 10 से 11 इंच लॉन्ग होती है। अच्छा देखो आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को आप लोग 2x में देखो, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं तो आप लोग ज़्यादा जल्दी वीडियो ख़त्म कर सकते हो। नाउ इट रिसीव्स बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड फूड फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाज एंड स्टमक रिस्पेक्टिवली। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस हमारा किससे रिसीव करेगा, लिवर से। पैनक्रियाटिक जूस किससे, पैनक्रियाज से। और फूड किससे, हमारा स्टमक से। और ये दोनों मिलकर एट लास्ट में क्या करेंगे, हमारे इस फूड को अल्टीमेटली अल्कलाइन कन्वर्ट कर देंगे। नाउ सिक्रेशन ऑफ ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम हमारा क्या क्या सिक्रेट करता है। देखो ड्यूडेनम से भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जैसे कि हमारा एंट्रोगैस्ट्रोन, फिर सेक्रेटिन, फिर पैनक्रियो एंजाइम, फिर कोलिस्टोकाइनिन। और ये सारे मिलके क्या करते हैं, हमारे अल्टीमेटली फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे जेजुनम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने नोट्स को काफ़ी जल्दी बनाया है, तो इतनी राइटिंग वगैरह भी अच्छी नहीं बन पाई है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो जेजुनम की बात करें तो इट इज़ अबाउट 4 to 8 फीट लॉन्ग, यानी कि ये हमारी थोड़ी सी, देखो ये हमारी काफ़ी बड़ी होती है, और मतलब ड्यूडेनम के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। अब देखो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, हमारा जितने भी हमारे खाने में मेनली क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो देखो ये शुगर क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। अमीनो एसिड क्या है, ये हमारा प्रोटीन का फॉर्म हो गया। और फैटी एसिड क्या है, ये हमारा लिपिड का फॉर्म हो गया। देखो ये सारे हमारे ब्रेक डाउन वाले प्रोडक्ट हैं। देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा डाइजेशन हो चुका है। अब इन सब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कहाँ होता है, हमारे जेजुनम में। देखो जेजुनम में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स का। अभी जो विटामिन वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हमारा इलियम में होगा। नाउ फाइनल ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंप्लीटेड हियर। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसका जो हमारा जेजुनम वाला एरिया है, यहाँ पे कंप्लीटली हमारे फूड का ब्रेक डाउन कंप्लीट हो जाता है। यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है, मेनली डाइजेशन हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन। देखो वैसे तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो जो डाइजेशन का काम होता है वो फाइनली हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इट सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस, और ये हमारे बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस को यहाँ पे सिक्रीट करने का काम करता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इलियम के बारे में, तो यहाँ पे देखना, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, और कनेक्टेड विद द सीकम। और सीकम, अब देखो ये सीकम क्या है, तो सीकम कुछ नहीं है। देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एट लास्ट में कहाँ जाके मिल रहा है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सीकम। तो ये क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है सीकम से। नाउ इट इज़ अबाउट 10 to 11 फीट लॉन्ग, 10 से 11 फीट लॉन्ग होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट होती है, क्योंकि देखो 10 से 11 हमारा इतना कोई भी लंबा नहीं था। हमारा जो भी ड्यूडेनम था और जो भी जेजुनम था, वो दोनों यहाँ पे काफ़ी छोटे थे अगर इलियम से कंपेयर करें। इलियम सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। एंड इट इज़ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बाइल्स एंड विटामिन। यानी यहाँ पे देखो जो भी विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा इलियम में होता है, मेनली विटामिन B12 का। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन प्रोटीन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा यहाँ पे, सॉरी अभी आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना, डाइजेशन इन अभी हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। सो
यहाँ पे देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मेनली हमारे कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा एक होता है एंट्रोकाइनेस जो कि क्या करता है, हमारा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी यहाँ पे ट्रिप्सिन के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। उसके बाद इरेप्शन हमारा होता है जो कि हमारा पॉलीपेप्टाइड्स को हमारे अमीनो एसिड्स। अब देखो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होता है, प्रोटीन हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है, और जो अमीनो एसिड की चेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं। और पॉली मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड, तो ये हमारा सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन ही है। देखो प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक होता है और फिर पॉलीपेप्टाइड्स हमारे अमीनो एसिड्स में, और पॉलीपेप्टाइड्स भी हमारा एक टाइप का प्रोटीन ही है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने हैं, अगर ज़्यादा है तो प्रोटीन है, अगर थोड़ा सा कम है जैसे डाई ट्राई है। देखो ये सारी चीज़ें आप लोग तभी समझ सकते हो जब आप लोगों ने अमीनो एसिड वाला लेक्चर हमारे बायोकेमिस्ट्री में देखा हो, क्योंकि यहाँ पे देखो बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये देखो अगर नहीं भी समझ रहे हो तो सिंपली समझ जाओ ये हमारा प्रोटीन का एक फॉर्म है। तो यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, अमीनो एसिड में हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे सुक्रोज है और माल्टेस है और लैक्टेस है, ठीक है, सुक्रेस माल्टेस एंड लैक्टेस, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और डाइसेक्राइड्स हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म। तो यही देखो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में एट लास्ट में क्या होना है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल में ब्रेक कर दो। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म मोनोसेक्राइड, प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड्स। अब इससे ज़्यादा थोड़ी सिंपल है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे देखो द एब्जॉर्प्शन, देखो क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेजर काम क्या करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, एब्जॉर्प्शन मेनली हमारा होता है विलाई और माइक्रोविलाई से। अब ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या है, देखो यहाँ पे ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर हम लोग इसकी वॉल को थोड़ा सा जूम करके अगर इसका हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ पे इसकी वॉल में हमें जो है कुछ फिंगर लाइक देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ना, यहाँ पे हमें जो है कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और देखो ये थोड़ा सा फिंगर उंगलियों की तरह लग रही है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसको बोलते हैं विलाई। और यहाँ पे ध्यान से सुना, ये जो विलाई है ना, अब इस विलाई पे आप लोग को जो थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, तो यही दोनों मिलके क्या करते हैं, यही दोनों मिलके हमारे जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समझ लो। यानी ये दोनों मेनली हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या होता है, हमारा इलियम से स्टार्ट होता है और हमारे यहाँ पे रेक्टम में एंड हो जाता है। देखो यहाँ पे इलियम, ये देखो लार्ज वाला हमारा इलियम से स्टार्ट हो रहा है, यानी इलियम क्या है, हमारे स्मॉल का लास्ट पार्ट है, तो लास्ट से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट फ्रॉम इलियम और एंड ऑन रेक्टम। और देखो ये जो हमारा स्मॉल लार्ज वाला इंटेस्टाइन है, अब ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से पीछे जाके, और देखो ये यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये देखो ये यहाँ पे जाके कहाँ है, हमारे रेक्टम के पास एंड हो रहा है, तो ये हो गया रेक्टम। हाँ, तो नाउ इट इज़ अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, और इट मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो अभी तक जो हमारा खाना है उसका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर लिया, प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जितना भी अमीनो एसिड वगैरह था सबका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बच गया था, मेनली हमारा वाटर बच गया था। तो इस वाटर का फाइनली हमारा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। यानी ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं हमारे खाने से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अब बच गया है। अब वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है वो फाइनली हम लोग उसको वेस्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर को कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब यही लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, कभी कभी वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, यानी जितना करना चाहिए था उतना नहीं करता है, तब हमें जो है डायरिया या फिर लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो यहाँ पे इन सब में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही मेजर रोल प्ले करता है। इट मेनली एब्जॉर्ब्स, तो हम लोगों ने देख लिया। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 5 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सीकम, देखो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हो गया सीकम। फिर हो गया हमारे यहाँ पे असेंडिंग कॉलम। देखो असेंडिंग कॉलम यानी यहाँ पे देखो ये वाला कॉलम, सो ये वाला कॉलम देखो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से हमारा खाना, देखो हम लोग इसको थोड़ा सा खाने के
हमारे फूड के मूवमेंट में डिवाइड करते हैं, तो फूड का मूवमेंट यहाँ से क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, तो ऊपर जाने को यानी असेंडिंग कॉलम। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स कॉलम, यानी अब फूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करेगा, तो इस वाले कॉलम को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसफर कॉलम। और उसके बाद क्या होगा, हमारा फूड जो है डिसेंडिंग कॉलम, यानी अब हमारा फूड यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, तो हम लोग उसको बोल देते हैं डिसेंडिंग कॉलम। एंड एट लास्ट में आता है हमारा सिग्मॉइड कॉलम, यानी यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सिग्मॉइड कॉलम, और ये मेनली हमारा रेक्टम के पास आके एंड हो जाता है। सो ये था हमारा यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन। एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने रेक्टम के बारे में। सो रेक्टम यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये होता है, ये एरिया होता है हमारा रेक्टम। इट स्टोर्स द रिमेनिंग वेस्ट ऑफ फूड, यानी अब देखो क्या हुआ, हमारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका, डाइजेस्ट हो चुका, अब जो भी बचा है वो हमारा वेस्ट हो गया, जिसको यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस, यानी कि एट लास्ट में ये एनस पे ओपन हो जाता है, ठीक है। और द अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस दैट इज स्टोर्ड इन द एनस, सॉरी यहाँ पे रेक्टम होगा, स्टोर्ड क्योंकि रेक्टम में होता है ना, आर कॉल्ड फीसेस। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड और यानी कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे फीसेस बोल देते हैं। और एनस की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ द फाइनल पोर्शन ऑफ जीआईटी, यानी फाइनल पोर्शन होता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड दैट इज सिंपली नोन एज फीसेज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस एंड इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। और यहाँ पे देखो ये हमारी एक वॉलंटरी प्रोसेस होती है, यानी हमारे कंट्रोल में होती है। और टू टाइप्स ऑफ स्पिंक्टर मसल्स, स्पिंक्टर मसल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होती हैं, तो दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाली यहाँ पे एनस के अंदर इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और एक्सटर्नल वाली हमारे यहाँ पे वॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा मेजर एक हम लोग कह सकते हैं कि मेन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा मेनली जीआईटी वाला सारा पार्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो एसेसरी का मतलब होता है सहायक, यानी ये हमारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में सहायता करती हैं, यानी हेल्प करती हैं। अब ये मेनली अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और पैनक्रियाज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ दैट सेक्रेट सलाइवा एंड जीआईटी। देखो ये हमारी एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अब देखो ग्लैंड्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अंदर आप लोग को डक्ट देखने को मिलती है। डक्ट मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब पाइप, एक टाइप का पाइप। देखो पाइप को ही डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स के पाइप होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ग्लैंड्स के डक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डक्ट देखने को मिलता है। और जो चलो ग्लैंड्स के बारे में हमें तो बात करनी है, आप लोग सिंपली समझ गए होगे, ठीक है। और सलाइवा मिक्सेज विद फूड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बोलस। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, और ये क्या करता है हमारे फूड के साथ कन्वर्ट होकर बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये सारी चीज़ें पता है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसर 0.5 लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा डेली। देखो इतना सलाइवा डेली प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद यहाँ पे सलाइवा के अंदर यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि माउथ के अंदर ही सबसे पहले हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मेनली किसका, स्टार्च का। और कौन करता है, हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारा सलाइवा के अंदर देखने को मिलता है और जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। इट ऑल्सो हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ फाइटिंग ऑफ बैक्टीरिया। यानी यहाँ पे देखो जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हो सकता है ना कि खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो। जैसे हम लोग बाहर का कुछ भी खाते हैं ओपन वाला, तो उसके अंदर बैक्टीरिया होना कॉमन ही है क्योंकि इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया है। तो उसको यहाँ पे किल करने का सबसे पहले किल करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, और जो बच जाते हैं उसको कहाँ कौन किल करता है, हमारा HCl, जो कि स्टमक में होता है। सलाइवा के अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो देखो सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर ही होता है, ठीक है। और 0.5% में हमें जो है प्रोटीन्स और बहुत सारे जो भी मिनरल्स सॉल्ट्स होते हैं और जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स देखो हमारी 3 टाइप की होती हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर और थर्ड हो गया सबलिंगुअल। तो इनके बारे में भी हम लोग एक करके देख लेते हैं जल्दी से। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स की, तो देखो दीज आर द लार्जेस्ट, ये हमारी लार्जेस्ट होती हैं।
और ऑडिटरी कैप्सूल यानी ईयर के नीचे होती हैं। फिर हमारी अगर हम लोग यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स के डक्ट की बात करें, देखो चूंकि हमारी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो सबके पास डक्ट होगी, तो इसके डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट और ये हमारी अपर जाम में ओपन होती है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पैरोटिड ग्लैंड्स वैसे तो हमारी लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है, लेकिन सलाइवा ये सिर्फ 25% सिक्रेट करती है, यानी सलाइवा ये ज़्यादा नहीं सिक्रेट करती है, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखो वैसे तो ये 25% सलाइवा ही सिक्रेट करती है, लेकिन इसके सलाइवा हमारा होता है सीरस वाला। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, सलाइवा हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरस, एक होता है म्यूकस। तो जो म्यूकस सलाइवा है ना, वो हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि ये जो सीरस सलाइवा है इसी के अंदर जो मेनली एंजाइम्स वगैरह होते हैं डाइजेशन वाले, वो इसी के अंदर होते हैं। तो वैसे तो ये 25% ही करता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव सलाइवा का सिक्रेशन हमारा यही करता है, यानी मेन जो सलाइवा होता है वो यही सिक्रेट करता है, भले 25% ही है। एंड बात करें सब मैंडिबुलर की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट होती है, क्योंकि हमारी पैरोटिड जो ऊपर देखा उससे छोटी होती है, सब लिंगुअल से बड़ी होती है। इट ओपन्स इन द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ओपन होती है। अब इसका डक्ट हमारा कौन सा होता है, वार्टन्स डक्ट। और यहाँ पे देखो ये हमारे सलाइवा का 70% पार्ट बनाती है, वो उसने कितना बनाया 25, इसने ये हमारा कितना बनाया 70%। अब देखो इसका सलाइवा हमारा सीरस और म्यूकस दोनों टाइप का होता है। देखो म्यूकस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और सीरस सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यही ज़्यादा काम का होता है। तो ये दोनों टाइप का करती हैं, यानी बैलेंस वाला काम है इसका। और सब लिंगुअल की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं और हमारे टंग के जस्ट बिलो होती है, आप लोग को दिख रहा होगा। इट मेक्स 5%। अब देखो 25% किसने बनाया, पैरोटिड ने, 70 किसने बनाया, सब मैंडिबुलर ने, बचा कितना 5 कौन बनाएगा, ये बना देगा। और उसके बाद इसके डक्ट का नाम होता है बार्थोलिन्स डक्ट, और यहाँ पे इसके अंदर हमें कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता है, यानी ये हमारा म्यूकस सलाइवा का सिक्रेशन करती है। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लिवर के बारे में। अब देखो लिवर ना हमारा एक बहुत स्पेशल टाइप का ऑर्गन है, और ग्लैंड भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्लैंड भी है ऑर्गन भी है। और देखो यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो हमारी बॉडी का ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गन है हमारा लिवर, यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। और मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते, और इसके इतने फंक्शन है कि लगभग 100+ फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे अपने लिवर को डाइजेस्टिव सिस्टम के नज़रिए से ही देखेंगे। मेनली अगर हम लोग बात करें तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोग इंटरनल में बात करेंगे, क्योंकि वैसे एक हिसाब से स्किन हमारी लार्जेस्ट हो जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का होता है, ठीक है, लिवर हमारा। और यहाँ पे सबसे देखो सबसे वैसे लार्जेस्ट होता है ऑर्गन भी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट ऑर्गन भी हमारा लिवर ही होता है। और इट हैज़ हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। देखो लीवर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारा, आप कह सकते हो कि जैसे हमारा लिवर है, अगर वो हमारा 90% भी ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90% भी हमारा लिवर मान लो डैमेज हो चुका है, तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि 10% भी अगर बचा है तो वहाँ से वो अपने पूरे 90% को दोबारा से रिकवर कर सकता है, यानी पूरा 100% लिवर दोबारा से फॉर्म हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के किसी भी और ऑर्गन के अंदर नहीं देखने को मिलती है। देखो रीजनरेशन कैसे होता है, हमारा सेल डिवीजन के थ्रू। तो लीवर के अंदर जो सेल डिवीजन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, काफ़ी अच्छा सेल डिवीजन हमें लीवर के अंदर देखने को मिलता है। लिवर परफॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर लिवर परफॉर्म करता है। अच्छा देखो क्यों करता है, पता है आपको? देखो ये जो लिवर है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। अच्छा लिवर कैसे परफॉर्म करता है, लॉजिकली भी तो सोचो। देखो हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, इतनी सारी हम लोगों ने साइकिल पढ़ी, सारी की सारी साइकिल मोस्टली हमारी कहाँ परफॉर्म हो रही थी, कुछ याद है आप लोगों को? सारी की सारी ज़्यादातर हमारी लिवर के अंदर ही परफॉर्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लिवर के अंदर। इसीलिए यहाँ पे हमारा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारा लिवर। अभी हम लोग फंक्शंस भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि सारा देखने लगे तब तो हमारी 2-3 पेज भी भर जाएंगे, तब भी हम लोग नहीं बता सकते इतने पर फंक्शन ये परफॉर्म करता है। और इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने लिवर के सरफेसेज की बात करें तो यहाँ पे देखो सरफेसेज क्या है? सुपीरियर मतलब देखो सबसे टॉप वाला, इन्फीरियर मतलब यहाँ पे
एंटीरियर, हाँ इन्फीरियर मतलब यहाँ पे देखो जो सबसे नीचे वाला, और एंटीरियर मतलब यहाँ पे देखो ये जो फ्रंट वाला, और पोस्टीरियर मतलब जो इसके पीछे वाला। देखो टॉप, डाउन, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो ये हो गया। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लोब्स ऑफ लिवर की, तो यहाँ पे देखो लिवर के अंदर हमें 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। देखो एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। अब ये जो हमारा राइट वाला लोब है, ये हमारा इस लेफ्ट लोब से काफ़ी बड़ा होता है। देखो ये लेफ्ट लोब काफ़ी छोटा सा है, जबकि राइट लोब काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा है आपको पता है? अगर मान लो इस लिवर को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो 6 में से 5 पार्ट है वो हमारा राइट लोब कवर कर लेता है। यानी ये हमारा काफ़ी छोटा, सिर्फ एक पार्ट, यानी 5/6 पार्ट होता है हमारे पूरे लिवर का। और जबकि लेफ्ट वाला कितना होता है? सिर्फ हमारा 1/6 पार्ट होता है। नाउ राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर सेपरेटेड बाई फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। देखो ये राइट और लेफ्ट हमारे सेपरेट होते हैं किससे? इस फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से, ठीक है, बीच में आप लोगों को दिख रहा है। एंड राइट डक्ट अराइजेज। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो हमारा राइट लोब है, यहाँ से हमारी एक राइट डक्ट अराइज होती है, और जो हमारा लेफ्ट लोब है, ठीक है, लेफ्ट वाला, इससे हमारी एक लेफ्ट, देखो डक्ट हम लोगों ने पाइप, ठीक है। देखो वैसे पाइप बोलना नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर हम लोग पाइप थोड़ी बोलेंगे, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं। वैसे इसको हम लोग डक्ट बोलते हैं, ठीक है, एक टाइप की नली। तो जैसे ब्लड वेसल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे डक्ट होती है, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि राइट वाले से जो डक्ट अराइज हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? राइट डक्ट। और लेफ्ट वाले से जो अराइज हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेफ्ट डक्ट बोल देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ना अंदर की तरफ होती है, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट में ऐसे दिखा दिया है, बट ये अंदर होती है ना, तो ये 3D डायग्राम है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। और बोथ राइट एंड लेफ्ट डक्ट्स कंबाइंस एंड फॉर्म्स अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहाँ पे देखो लास्ट में होता क्या है, ये जो हमारी राइट और लेफ्ट है ना, ये दोनों आपस में मतलब ये देखो जैसे कि ये राइट वाली आ गई और ये हो गई लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट ये राइट, और इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना ली? एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं हेपेटिक। देखो अभी इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम लोग सब कुछ डिस्कस कर ले, पैनक्रियाज वगैरह भी तब देखेंगे एट लास्ट में। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने लिवर के थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ध्यान से देखना आप लोग। द लिवर इज मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल यूनिट्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन लिवर। यानी लिवर को देखो अगर मान लो हम लोग माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें, तो हमें यहाँ पे जो है कुछ हेक्सागोनल यूनिट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ईच लॉब्यूल हैज अ, अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या होता है? ये हमारे सिंपली जो भी हम लोगों ने लोब्स देखे ना, तो उसी के अंदर हमारे यहाँ पे ये लॉब्यूल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ईच लॉब्यूल हैज अ सेंट्रल वेल और इंट्रा लोब्यूलर वेन सराउंडेड बाई सेवरल पोर्टल ट्रैक्ट्स। देखो ये यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ देखना। जैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारी लोब है ना, अगर हम लोग मान लो इसको हेक्सागोनल यूनिट को कंसिडर करें एज अ लोब, तो यहाँ पे हमें सेंटर में देखने को मिलता है एक सेंट्रल वेन। देखो अभी क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी अभी समझो ये हो गया सेंट्रल वेन। और देखो यहाँ पे आप लोग को जो है साइड साइड में देखो तीन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3। इसको हम लोग बोल देते हैं पोर्टल ट्रैड्स, ठीक है। अब ये जो पोर्टल ट्रैड है, तो इन तीनों में से देखो एक होता है हमारा बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट। देखो ये जो ब्लैक वाला इसको मान लो आप लोग बाइल डक्ट, क्यों मान रहे अभी बता रहे हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे पोर्टल वेन, यानी इसमें से एक पोर्टल वेन होता है, एक होती है हमारे यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी। अब देखो इसको थोड़ा सा इस हेक्सागोनल यूनिट को ध्यान से समझना। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा लिवर ही तो है ना। सो यहाँ पे देखो लिवर में होता क्या है, देखो अगर आप लोग को पता हो तो लिवर हमारा क्या करता है मेनली, अगर हम लोग अपने हार्ट वाले केस में जाएं, तो लिवर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है? सो यहाँ पे हमारा लिवर क्या होता है, देखो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो होता है? हमारी वेन्स में फ्लो होता है। और ऑक्सीजनेटेड किस में होता है? आर्टरी में होता है। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा आप लोग को सेंट्रल वेन दिख रही है ना, ये हमारा एक कुछ नहीं है, एक सिंपल एक वेन है जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ये जो आप लोग को वाइट कलर का एरिया दिख रहा है, वैसे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे फिगर। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे होती है हमारी ब्लड सप्लाई, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो ब्लड सप्लाई जब होती है तो होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्लड सप्लाई जा रही है, तो सबसे ऊपर के जो एरिया हैं वो आप लोग को थोड़ा सा रेड कलर के दिख रहे होंगे। तो रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी सबसे पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हमारे आर्टरी के थ्रू हमारे लिवर में होती है, मतलब इस हेक्सागोनल यूनिट में। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे ब्लड अंदर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा लिवर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी उससे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और उसको क्या कर देता है, उसको यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है वैसे वैसे ब्लड हमारा देखो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। और होता क्या है, एट लास्ट में ये हमारा सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे सेंट्रल वेन से होता हुआ हमारे फाइनली वेना कावा में जाके ज्वाइन हो जाता है।
और हमें जो है फिर एट लास्ट में आप लोग को पता ही है क्या होता है, नहीं पता है तो हार्ट वाला लेक्चर देख लेना। सो यहाँ पे देखो ये होता है कुछ इस तरीके से, और ध्यान से देखना। अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ लिवर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो लिवर है ना, ये हमारा बाइल का सिक्रेशन करता है, यानी लिवर के अंदर हमारे बाइल का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है, लेकिन होता कहाँ है? होता हमारे लिवर के अंदर है। सो यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक कलर का आप लोग को इस तरीके का पोर्शन दिख रहा है, यही होता है हमारे यहाँ पे बाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद देखो ये जो बाइल है ना, तो ये यहाँ से होते होते देखो कुछ इस तरीके से, ये हो गई बाइल डक्ट, इसके थ्रू होते होते क्या होगा? एट लास्ट में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। देखो हम लोगों ने अपने बायोकेमिस्ट्री में क्या देखा था? हमारा बाइल जूस किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन बनता कहाँ है? लिवर में, यानी लिवर में हमारे बाइल जूस का सिंथेसिस होता है। देखो इसीलिए हर चीज़ें कहते हैं ना कि आपस में लिंक है। तो बायोकेमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो यहाँ पे काफ़ी काम आ रही होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस करी है। अगर हम लोग अपने फंक्शंस ऑफ लिवर की बात करें तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। फिर हमारा क्या करता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। देखो आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या कहाँ होती है? हमारे लिवर में होती है। तो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है वो एट लास्ट में हमारा क्या होता है? लिवर के अंदर ही तो स्टोर होता है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने यूरिया साइकिल पढ़ ली है तो पता होगा हमारा यूरिया साइकिल भी कहाँ परफॉर्म होती है? हमारे लिवर में, यानी यूरिया की सिंथेसिस भी कहाँ होती है? लिवर में। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, यानी कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, देखो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अपने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा, लिपिड मेटाबॉलिज्म देखा, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म देखा। सब कुछ कहाँ हो रहा है? सब कुछ तो हमारा लिवर में ही हो रहा है। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ परफॉर्म हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो वैसे सेल के अंदर भी तो हो रही थी। तो यहाँ पे मतलब सारा का सारा मेटाबॉलिज्म भी हमारा लिवर के अंदर मेनली देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे विटामिन एंड मिनरल की स्टोरेज है वो भी हमारा लिवर करता है। फिर यहाँ पे हेपेरिन की भी सिंथेसिस करता है। अब ये हेपेरिन क्या है? आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? हमारा जब ब्लड बाहर आता है तो ब्लड जम जाता है ना। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वहाँ पे बेसिकली हमारा फिब्रिन प्रोटीन काम करता है। लेकिन अगर मान लो, देखो जैसे ब्लड हमारा बाहर आके जम गया वो तो ज़रूरी है, ब्लड लॉस हमारा बचाना है। लेकिन यही ब्लड अगर मान लो बॉडी के अंदर जम गया तब क्या होगा? हमारा ब्लड अगर बॉडी के अंदर जमा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुकेगा तो क्या होगा? एट लास्ट में हमारी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। फिर एट लास्ट में क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर ब्लड ना जमे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसको कौन कंट्रोल करता है? तो बॉडी के अंदर हमारा ब्लड ना जमे उसको कंट्रोल करता है हमारा हेपेरिन। तो इसका सिंथेसिस भी हमारा कौन करता है? लिवर करता है। फिर ब्लड शुगर रेगुलेशन। देखो आप लोग को पता होगा कि जब भी हमारे जो है ब्लड में शुगर की लेवल कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा ग्लूकागॉन होता है वो हमारे शुगर यानी ग्लूकोज को हमारे ब्लड में ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे ब्लड शुगर रेगुलेशन भी मेंटेन करता है। अब देखो अगर आप लोगों ने डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ा है तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो लिवर का यही है। हार्ट में हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से कि ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने गाल ब्लैडर के बारे में, तो गाल ब्लैडर लाइज बिलो द राइट लोब। देखो यहाँ पे ये जो हमारा लिवर है ना, तो इसके जस्ट थोड़ा सा पोस्टीर, देखो ये सारी चीज़ें क्या है ना, थोड़ा सा थ्री डी डायग्राम में अगर आप लोगों को दिखाएं स्क्रीन पे, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, समझ रहे होगे। तो ये गाल ब्लैडर हमें लिवर के पास देखने को मिलता है बिलो द राइट लोब, ठीक है, राइट लोब के नीचे। अब यहाँ पे देखो गाल ब्लैडर करता क्या है। देखो ये गाल ब्लैडर क्या करता है कि जो बाइल जूस हमारा लिवर में फॉर्म हो रहा है, तो देखो वैसे उसको लिवर भी स्टोर करता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है हमारा उसको बाइल जूस को दे देता है, और सॉरी हमारे गाल ब्लैडर को दे देता है। और गाल ब्लैडर क्या करता है, उसको यहाँ पे कंसनट्रेट कर देता है। कंसनट्रेट मतलब थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है बाइल जूस को। गाल ब्लैडर कंटेन सिस्टिक डक्ट। अब देखो इसके अंदर की डक्ट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। Now microvilli on gallbladder absorbs moisture from bile and make it concentrated। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे बाइल को कंसनट्रेट कर देता है। करता कैसे? एक्चुअल में हमारी जो गाल ब्लैडर है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई अभी हम लोगों ने देखा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करती हैं हमारे इस बाइल जूस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको यहाँ पे कंसनट्रेट यानी कि गाढ़ा बना देती हैं। तो
अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैनक्रियाज के बारे में। देखो बस अब आई होप कि लेक्चर इन होने को ही है, ज़्यादा टॉपिक तो बचे नहीं है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने पैनक्रियाज के बारे में। तो देखो ये हमारा लास्ट ऑर्गन है, लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके बाद फाइनली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमिकल पार्ट है वो हमारे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो पैनक्रियाज की हम लोग बात करें तो ये हमारी एक टाइप की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अच्छा यहाँ पे देखो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर की होती है। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, यानी यहाँ पे स्टमक के पीछे होती है। और यहाँ पे देखो चूंकि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है तो यहाँ पे ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है और हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। इट कैन बी डिवाइडेड, यहाँ पे इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड बॉडी टेल। हेड बॉडी टेल आप लोग देख रहे हो, समझ गए होगे। अब यहाँ पे देखो पैनक्रियाज कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। देखो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है, मेनली पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, हमारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, लाइपेस होता है, माइलेस होता है, ट्रिप्सिन होता है। लाइपेस क्या करता है, फैटी एसिड हमारे फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और देखो आप लोग को पता होगा फैट हमारा किससे मिलके बना होता है, इन्हीं दोनों से तो मिलके बना होता है। और एट लास्ट में देखो यही तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है, हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। तो फैट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या होता है, उसके सिंपल फॉर्म होते हैं। और उसके बाद माइलेस हमारा क्या करता है, स्टार्च को हमारे माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड। अब पेप्टोन्स क्या होता है, पेप्टोन्स हमारे यहाँ पे प्रोटीन का एक फॉर्म होती है। और फिर हमारा हार्मोन सिक्रेशन बाई पैनक्रियाज, यानी यहाँ पे देखो हमारा पैनक्रियाज क्या करता है, एंजाइम भी सिक्रेट करता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है। एंजाइम हम लोगों ने देख लिया, हार्मोन की अब बात करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला लेक्चर हमारा देखा है तो आप लोगों को पता होगा कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। देखो पैनक्रियाज के अंदर हमारे एक टिश्यू होती है, कह सकते हो, या फिर सेल ही कह सकते हो, काफ़ी बड़ी सी सेल, स्लेट ऑफ लैंग्रेंज, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत स्मॉल सेल्स होती हैं, जिसमें मेनली हमारी अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और डेल्टा सेल होती है। देखो यहाँ पे एक एफ सेल भी होती है, बट वो काफ़ी कम अमाउंट में होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। मेनली यहाँ पे मेन 3 टाइप की सेल होती हैं, जिसमें से अल्फा क्या करती है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है जब ज़रूरत होती है। फिर बीटा सेल सबसे इंपॉर्टेंट, इंसुलिन सिक्रेट करती है, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। और डेल्टा सेल क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन सिक्रेट करता है, जो कि इन दोनों को रेगुलेट करता है, इन दोनों के सिक्रेशन को, कि कितना होना चाहिए कितना नहीं। तो ये था हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेसिक एनाटॉमिकल पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, यानी कि देखो ये जो HCl हम लोग देख रहे थे, तो ये HCl आखिर स्टमक में बनता कैसे है। देखो यहाँ पे इस थ्योरी पार्ट पे आप लोग मत जाओ, इस फिगर को सिंपली देख लो, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो ये हो गया हमारे यहाँ पे एक पैराइटल सेल का फिगर, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे जो हमारा CO2 होता है, तो आप लोग को पता है कि मेटाबॉलिज्म की जो भी प्रोसेस होती हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो जो वेरियस मेटाबॉलिज्म होती है वहाँ से जो हमारा CO2 होता है वो हमें मिल जाता है। और वाटर तो भैया हमारी पूरी बॉडी में है ही है भर भर के। तो ये जो हमारा CO2 है और जो हमारा H2O है, ये दोनों मिलके बना लेते हैं हमारा H2CO3, यानी कि कार्बनिक एसिड। और यहाँ पे हमारा एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, जो कि हमारी पैराइटल सेल में हमें भर भर के देखने को मिल जाता है। यानी इस एंजाइम की कोई कमी नहीं है, यानी H2CO3 के फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। अब ये जो H2CO3 है ना, ये ना एक काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या होगा, फिर से ब्रेक होगा। अब ये फिर से किस में ब्रेक होता है, ये फिर से ब्रेक हो जाता है हमारा HCO3- यानी बाइकार्बोनेट में और H+ में, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन में। अब देखो होता क्या है, ये जो H+ है ना, ये हमारा यहाँ पे हमारे जो पैराइटल सेल्स है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक ATPase पंप। कौन सा पंप, H+ K+। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ये K+ को नहीं दिखाया, थोड़ा सा K+ को भी दिखा देते हैं, K+, H+, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक हमारा पंप होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। अब ये पंप करता क्या है, ये पंप हमारा ATP को कंज्यूम करता है और हमारे, देखो ध्यान से सुनना, हमारे H+ को सेल से बाहर भेज देता है और हमारे K+ को सेल के अंदर ले लेता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हमारा H+ है ये इस ATP यहाँ पे क्या करेगा, ATP को कंज्यूम करेगा। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है इसको ग्लूकोज से। तो ये ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, फिर H+ को हमारे बाहर भेजना चालू कर देता है,
ठीक है। ये जो H प्लस कहाँ से बना है, देखो ये जो H प्लस हमारा यहाँ से बना है, इस H प्लस को ये बाहर भेज देता है, और K प्लस हमारा देखो बहुत आउटसाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो K प्लस को यहाँ पे अंदर भेज देता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अच्छा, H प्लस तो हमारा मिल गया, अब HCl हमें बनाना है तो हमें चाहिए Cl माइनस, तो Cl माइनस भी हमें चाहिए। अब Cl माइनस कहाँ से आएगा, तो देखो यहाँ पे Cl माइनस हमारा जो है सेल के हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में देखने को मिलता है। तो Cl माइनस क्या होता है, अब देखो हमारा यहाँ पे एक और एटीपीएच पंप होता है, कौन सा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एटीपीएच पंप। अब ये क्या करता है, ये भी हमारा एटीपी वगैरह को कंज्यूम करता है। और हमारे देखो अब यहाँ पे जो H2CO3 ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे SCO3 माइनस भी हमारा जो है बाइकार्बोनेट में भी तो ब्रेक हुआ था, तो ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट को बाहर भेजता है और Cl माइनस को अंदर ले लेता है। और देखो ये Cl माइनस को फाइनली क्या करता है, हमारा यहाँ पे हमारे ल्यूमेन वाले एरिया में सिक्रीट कर देता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, ये H प्लस और ये Cl माइनस इस तरीके से ये दोनों मिलके, देखो ये दोनों मिलके हमारा फाइनली HCl बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे HCl का सिक्रेशन होता है। और यहाँ पे देखो ये जो क्लोराइड है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये क्लोराइड हमें मिलता है NaCl से। NaCl यानी कि NaCl होता है हमारा ब्लड में, तो ब्लड से हमारा ये क्लोराइड हमें देखने को मिल जाता है। और देखो चूंकि हम लोग NaCl को ब्लड से ले रहे हैं, तो वहाँ पे इस NaCl के अमाउंट को कमी को पूरा करने के लिए होता क्या है, ये जो बाइकार्बोनेट बन रहा है ये हमारा ब्लड में भेज दिया जाता है, और ये बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड में सोडियम के साथ मिलकर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। अगर आप लोग थ्योरी पार्ट थोड़ा सा देखना चाहो, वैसे देखो हम लोग सोच रहे स्किप कर दें, अच्छा चलो जल्दी से देख लेते हैं जल्दी से। HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराइटल सेल, हमें पता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे पैराइटल सेल्स की कैनालिकुली, देखो यहाँ पे कैनालिकुली सिंपली हमारे कैनास होते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पैराइटल सेल्स की कैनालिकुली में यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डेराइव्ड, कार्बन, अब देखो CO2 कहाँ से मिलता है हमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ पैराइटल सेल्स, यानी पैराइटल सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके बाद CO2 यहाँ पे देखो CO2 हमारा जो कि हमारे पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है वो हमारा कंबाइन करता है H2O से, और फिर हमारा क्या बना लेता है, कार्बनिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम होता है, कार्बनिक एनाहाइड्रेज, जो कि हमें बहुत अमाउंट में देखने को मिल जाता है। अब ये जो हमारा एंजाइम है कार्बनिक एनाहाइड्रेज, ये हमारा बहुत हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बनिक एनाहाइड्रेज इज मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड, हैंस इट इज इमीडिएटली स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट, बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए तुरंत ब्रेक हो जाता है H प्लस में और HCO3 माइनस में। और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन आयन इज कम्प्लीटली पम्प्ड इनटू कैनिकुलस ऑफ पैराइटल सेल थ्रू K प्लस H प्लस, यानी यहाँ पे देखो जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के थ्रू हमारा क्या होता है, हमारे कैनालिकुलस में पंप कर दिया जाता है, और ये जो K प्लस वो अंदर आ जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ग्लूकोज यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज होता है। और उसके बाद नाउ साइमल्टेनियसली, अब देखो H प्लस तो पहुँच गया, अब Cl माइनस भी तो चाहिए तभी तो बनेगा, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारा जो है Cl माइनस भी यहाँ पे हमारे पैराइटल सेल में भेज दिया जाता है, कहाँ पे, कैनालिकुलस में। और देखो ये एरिया होता है कैनालिकुलस, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो क्लोराइड है, अच्छा क्लोराइड कहाँ से मिलेगा, NaCl से। NaCl में नाउ इन द फाइनल स्टेप H प्लस कंबाइंस विद Cl एंड फॉर्म HCl, एंड दैट्स हाउ आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक और आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक थ्रू हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पे देखो वो टॉपिक एक्चुअल में था क्या कि उसको हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा मतलब काफ़ी रिसर्च वगैरह किया, लेकिन उस पर मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिला नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे देखो वैसे उसमें जो एक बेसिक चीज़ थी वो तो चलो पता चल गई है, लेकिन फिर भी मुझे 100% श्योर नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने इसको नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आप लोग सिंपली इसको समझ लो थोड़ा सा। बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो उसका टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन यानी कि जो हम लोग का ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्टमक में, रेगुलेट यानी उसको मैनेज करना कि जितना होना चाहिए उतना ही हो, ठीक है, ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए, तो उसको रेगुलेट करना। और रेगुलेट करना कैसे, थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा यहाँ पे देखो होता क्या है, एक्चुअल में जो रेगुलेशन है ये हमारा PNS तो परफॉर्म करता ही है, लेकिन हमारा हार्मोनल्स यानी कुछ हमारे हार्मोन्स भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली आपसे PNS के थ्रू पूछा है, यहाँ पे हार्मोन वाला पूछा नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो एसिड प्रोडक्शन है तो उसके कुछ 3 फेस होते हैं। एक होता है हमारा सिफेलिक फेस, एक होता है गैस्ट्रिक फेस, एक होता है इंटेस्टाइनल फेस। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो हमारा सिफेलिक फेस है देखो समझ लो काफ़ी सिंपल सी है। सिफेलिक फेस में होता क्या है, देखो इस फेस में होता है ये है कि खाना हम लोगों ने खाया नहीं होता है,
हम लोगों ने किया हुआ होता है, जैसे खाना कभी कभी क्या होता है, हम लोग पार्टी में जाते हैं या फिर खाना जब हमारे सामने आता है तो कभी कभी बहुत अच्छा खाना हो तो हमारे मन में उसको ना बहुत इमेजिन करने लगते हैं कि कितना अच्छा खाना है और हम लोग जल्दी से खाएं। मतलब कह सकते हैं ना कि उसके प्रति थोड़ा सा ग्रीड होने लगती है कि खाना बहुत मस्त है। जैसे पार्टी वगैरह में जाओ ना तो एक कह सकते हैं कि लालच होने लगती है, ऐसे कह सकते हो। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ही हमारा बॉडी जो है एसिड सिक्रेशन चालू कर देता है। यानी आप लोगों ने खाना खाया नहीं लेकिन बॉडी ने एसिड बनाना चालू कर दिया। तो एसिड उस टाइम कितना सिक्रेट होता है, उस टाइम हमारा एसिड सिक्रेट होता है 40%। और उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रिक फेस होता है उस टाइम, अब देखो गैस्ट्रिक फेस में क्या होता है, आप लोगों ने अब खाना खा लिया है, यानी खाना आप लोगों ने खा लिया तो एसिड प्रोडक्शन उस टाइम हो जाता है हमारा 60%। और फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल फेस, यानी अब खाना हमारा इंटेस्टाइन में जा चुका है और इस टाइम एसिड प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, नो एसिड शुड प्रोड्यूस्ड। तो देखो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी ऐसा होना चाहिए। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करना, तो वो कैसे रेगुलेट करना वही टॉपिक है हमारा। तो रेगुलेट ऐसे होता है कि देखो जो सेफेलिक फेस होता है, देखो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि एसिड का प्रोडक्शन अगर अच्छे तरीके से हो, मैंने फिर या फिर समझ लो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे उसको फैसिलिटेट करता है हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन कैसे करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, हमारा जो हाइड्रोजन और पोटेशियम का पंप था उसको बढ़ा देता है। तो जितना बढ़ा देगा तो वहाँ पे H+ ज़्यादा सिक्रेट होगा और जब H+ ज़्यादा सिक्रेट होगा तो एसिड ज़्यादा बनेगा। सो इन दोनों फेस में देखो हमें क्या चाहिए, इन दोनों फेस में हमें चाहिए कि एसिड बने। तो इन दोनों फेस में जो हमारा PNS है ये हमारे इस गैस्ट्रिन को बढ़ा देता है। और देखो इस फेस में हमें क्या चाहिए कि हमारा जो, अब देखो इस फेस में एसिड नहीं बनना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रिन हमारा डिक्रीज करेगा। तो इस फेस में PNS इसको डिक्रीज कर देता है। तो देखो ये काफ़ी एक सिंपल सी अप्रोच थी, इस तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन। एंड फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अपने रोल ऑफ पेप्सिन इन प्रोटीन डाइजेशन। तो देखो हम लोगों ने जैसा कि स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि पेप्सिन इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय चीफ सेल ऑफ स्टमक, ठीक है, यानी कि स्टमक के चीफ सेल के द्वारा सिक्रेट होता है और इट इज़ द ओनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। देखो ये चीज़ थोड़ा ध्यान समझना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हमारे वो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है हम लोगों ने देखा था जो स्टमक के अंदर होता है उसके अंदर सिर्फ हमारा ये इकलौता प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये इकलौता प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं होता है बल्कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर इकलौता होता है। वैसे हमारे और भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बट गैस्ट्रिक जूस के अंदर सिर्फ यही होता है। तो यहाँ पे क्या करता है हमारा द चीफ सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिन। अच्छा यहाँ पे देखो जो चीफ सेल है वो पेप्सिन को प्रोड्यूस तो करती है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन तो हमारा कुछ काम कर नहीं पाएगा, तो ये पेप्सिनोजन एक्टिवेट कैसे होता है, एक्टिवेट्स इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl, यानी जो HCl होता है उसकी मदद से ये एक्टिव होता है। और HCl सेक्रेट कौन करता है, पैराइटल सेल। तो ये जो पेप्सिनोजन है जब इसको HCl मिलता है तो ये पेप्सिन के फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है। तो ये काफ़ी एक सिंपल सी प्रोसेस थी। अब देखो आफ्टर एक्टिवेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन इट ब्रेक डाउन्स द प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, यानी यहाँ पे देखो हमें पता है प्रोटीन स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक होता है, फिर हमारा अमीनो एसिड में, और उसके बाद यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो पेप्सिन प्लेज मेजर रोल इन प्रोटीन डाइजेशन बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन द ड्यूडेनम एंड जियोजेनम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट तो करता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता है, मतलब पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है। जो हमारा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं वो फाइनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही यही बोलते हुए आ रहे हैं कि मेजर डाइजेशन एंड मेजर एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अच्छा देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमारी और थी, उसको भी आप लोग समझते जाओ। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा ये हमारा हो गया, देखो थोड़ा सा बस छोटा सा, ये हो गया हमारा लिवर, और लिवर के पास होता है यहाँ पे हमारा बाइल, सॉरी गाल ब्लैडर है ना, गाल ब्लैडर। और यहीं पे हमारा एक अब पीछे की साइड हम लोग ऐसे बना लेते हैं, वैसे ऐसे नहीं होता है, हमारा देखने को मिलता है हमारा पैनक्रियाज। अब देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर हो ज़रूरी नहीं है। तो पैनक्रियाज से हमारी निकलती हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो हमारा जो लिवर है, लिवर, तो लिवर से देखो हमारी दो डक्ट निकलती है ना, ये हमारा लेफ़्ट वाला साइड है तो यहाँ से हमारी लेफ़्ट डक्ट, और यहाँ ये वाला राइट है तो यहाँ से हमारी राइट डक्ट, ठीक है। और ये जो गाल ब्लैडर है देखो यहाँ से हमारी कौन सी डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट, हम लोगों ने देखा था। अब देखो ये जो राइट और लेफ्ट वाली हैं, इन ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मिलके हमारी एट लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट में, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, एट लास्ट में क्या होता है, देखो ये दोनों कॉमन हिपैटिक डक्ट में कन्वर्ट हो गए। फिर ये जो सिस्टिक है
ये भी हमारे इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ यहाँ पे मिलके कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हमारी बाइल डक्ट में, ठीक है, बाइल डक्ट में। यानी अब देखो क्या है, इस बाइल डक्ट में हमारा मेनली बाइल ही है। देखो लिवर के अंदर भी बाइल बन रहा है और गाल ब्लैडर के अंदर भी तो बाइल ही होता है, इस ये बाइल हमारा लिवर गाल ब्लैडर को ही देता है जो कंसंट्रेट कर देता है। यानी यहाँ से हमारी बाइल डक्ट और यहाँ से देखो अब यहाँ से आ रही है हमारी पैनक्रियाज से हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अब ये दोनों मिलके, ध्यान से देखना, ये दोनों मिलके हमारी फिर से एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके फिर से हमारी एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं, ये एट लास्ट में मिलती हैं हमारे देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके ड्यूडोनम वाले पार्ट में, देखो जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट था ड्यूडोनम, तो ये हमारी एट लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम में मिल जाती हैं। क्यों, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडोनम है वो सिर्फ एल्कलाइन फूड रिसीव करता है। और एल्कलाइन फूड बनेगा कैसे, हमारे इस पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस से, जो कि हमारे कुछ इस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलती हैं। तो देखो ये था हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लेक्चर। एंड पता नहीं कितने बज गई हैं, बस बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है। सो देखो छोड़ो, पता नहीं, मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।